हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जापान को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जापान कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि अंत है और यही पुष्पा के सेकंड पार्ट का भी अंत है। और फिर हमें दिखाया जाता है लाल चंदन को, जिसकी विदेश और जापान में कीमत लाखों में है और इसे गैर कानूनी तरीकों से स्मगलिंग करके आंध्र प्रदेश के सिसाचलम जंगलों से लाया जाता है। दरअसल जापान में एक रिवाज है, जब किसी की शादी होती है तो पति अपनी पत्नी को इसी लाल चंदन की लकड़ी से बने वायलिन को गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। और फिर अगले ही सीन में पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन लाल चंदन के भरे एक ट्रक को लेकर आ रहा होता है, जिसे पुलिस रोक देती है और फिर पुष्पा उन्हें रिश्वत देता है और वहाँ से सेफली निकल जाता है। और इसके बाद कहानी जाती है सीधा फ्लैशबैक में, सीधा 1 साल पहले। और फिर हमें शुरुआत में ही पुष्पा यानी कि जो कि अभी मजदूर है, वो अपने मालिक के सामने झूठी रिस्पेक्ट दिखाने से मना कर देता है, जिससे वो यह साबित कर देता है कि वो किसी के भी सामने झुकेगा नहीं, चाहे वह कोई भी हो। पुष्पा के इसी अंदाज को देखते हुए उसके साथ आ जाता है केशव। फिर अगले ही सीन में मजदूरों को लेने के लिए 2 ट्रक आते हैं। एक ट्रक मजदूरों को दिहाड़ी 100 रुपए तो दूसरा ट्रक मजदूरों को दिहाड़ी 1000 रुपए देता है और पुष्पा 1000 वाले ट्रक में चढ़ जाता है। और उसे इस बात का पता होता है कि इसकी कीमत 1000 रुपए इसलिए है कि उसे यहाँ से सिसाचलम जंगलों में लेकर जाएगा, जहाँ पर उसे लाल चंदन की लकड़ी को काटना होगा। ये बहुत ही खतरनाक और गैर कानूनी काम है, जिसमें अपनी ही जान जाने का भी बहुत ही खतरा है। और फिर लकड़ियों को काटते वक्त एंट्री होती है पुलिस की, जिनका हेड होता है डीएसपी गोविंद, जिसने ऐसे कई लाल चंदन के स्मगलर को पकड़कर मार डाला। और फिर जब मजदूर पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, तब पुष्पा उनका हौसला बढ़ाकर उनसे कहता है कि हम सब ने यहाँ पर इतनी मेहनत की है, हम यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पुलिस के आने से पहले वह सारी लाल चंदन की लकड़ियों को वहाँ से छिपा देता है। और फिर वहाँ पर डीएसपी यानी कि गोविंद आता है और उनसे लाल चंदन के बारे में पूछता है। और फिर पुष्पा उनसे कहता है कि यहाँ पर डीएसपी खुद आए हैं, इसलिए उसने यहाँ से सारे माल को छिपा दिया है, वरना वो पुलिस के सामने से भी अपने सारे माल को ले जा सकता था। और इतनी हिम्मत पुष्पा की देखकर वे सभी मजदूर पुष्पा के साथ ही खड़े हो जाते हैं। और फिर पुष्पा पुलिस को समझाता है कि इतने सारे मजदूरों के सामने पुलिस 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी और अचानक से कहां पर गायब हो जाएगी ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये देखते हुए गोविंद वहां से अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां से चला जाता है। और फिर जब शाम को सारा लाल चंदन ट्रक में लोड होने के बाद सभी मजदूर वहां से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। और फिर पुष्पा उनकी आंखों के सामने से लाल चंदन के भरे हुए ट्रक को निकाल लेता है और ट्रक को छिपाने के बाद खुद ही पुलिस के सामने आकर अपने आप को अरेस्ट करवा देता है। पुलिस पुष्पा को बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन पुष्पा लोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताता। और फिर इसी पूछताछ के बीच कहानी जाती है फ्लैशबैक में और पता चलता है कि पुष्पा मुलेटी वेंकटरमन का नाजायज बेटा है और मुलेटी वेंकटरमन और पुष्पा की माँ दोनों आपस में प्यार करते थे, पर उन्होंने शादी नहीं की और पुष्पा ही उनका एक नाजायज बेटा है। और मुलेटी वेंकटरमन के मरने के बाद पुष्पा के बचपन से ही पुष्पा का सौतेला भाई उसे और उसकी माँ को परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी पुष्पा को उसके फादर के नाम से कोई भी जाने। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माल का पता लगाने के लिए पुष्पा के मालिक पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और बताया जाता है कि इस माल के मालिक है 3 भाई, गोंडा रेड्डी, चक्का रेड्डी और जोली रेड्डी। गोंडा रेड्डी इन दोनों भाइयों का सबसे बड़ा भाई है और गोंडा रेड्डी इस बिजनेस का लीडर भी है, जिसका की एक हाथ नहीं है। और चक्का रेड्डी जिसका दिमाग बहुत ही तेज है, वही सारे बिजनेस को संभालता है। और तीसरा भाई जो की जोली रेड्डी है, कहने को तो ये बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन इसका पूरा टाइम लड़की और शराब में ही गुजरता है। जो लड़की से पसंद आ जाती है वो उसे नहीं छोड़ता। चक्का रेड्डी जोली के साथ पुष्पा के पास आता है और उसे कहता है कि उसने इतनी मार खाने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। और फिर पुष्पा कहता है कि पुलिस को बताने पर उसे कोई भी फायदा नहीं होता और रेड्डी को माल बताने के बदले वो अपनी पुलिस से रिहाई और 5 लाख रुपए की मांग भी करता है। पुष्पा के जोली रेड्डी को माल दिलवाने के बाद जोली रेड्डी पुष्पा की बेइज्जती करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने ही नहीं देता और उसे कहता है कि वह अपनी औकात की गाड़ी से आए। और फिर पुष्पा की भी खिसक जाती है और वो अपने पूरे 5 लाख की एक नई गाड़ी ले आता है और उस गाड़ी से ही गोंडा रेड्डी के पास जाता है। गोंडा रेड्डी के पास एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें लोग गोंडा रेड्डी को बताते हैं कि डीएसपी गोविंद के आने के बाद हम लोग जंगल से लाल चंदन की लकड़ी नहीं ला पा रहे हैं, जिस पर पुष्पा कहता है कि इन लकड़ियों को वहाँ से लाने के लिए पुष्पा के पास एक प्लान है। इसके बाद पुष्पा गोंडा रेड्डी को दूध के टैंकर में चंदन की लकड़ियों को लाने के लिए कहता है और आगे पुष्पा बिल्कुल ऐसा ही करता है और ऐसा करके वो चंदन की लकड़ियों को चेक पॉइंट से पास करवा देता है। और इस प्लान के कामयाब होने के बाद गोंडा पुष्पा को हल्लोट के बाद पुष्पा को 5 लाख रुपए ऑफर करता है, जिस पर पुष्पा उनसे 4% लेने की मांग करता है, मतलब कि 4 लाख रुपए। और फिर बाद में पुष्पा गाड़ी में बैठकर केशव को बताता है कि अगर वो 5 लाख रुपए गोंडा रेड्डी से लेता तो वो गोंडा रेड्डी के लिए काम कर, मगर उसने 4% लिया है। इसका मतलब यह है कि अब वो भी गोंडा रेड्डी का एक पार्टनर बन चुका है। और फिर इसी दौरान पुष्पा को अपने साथ काम कर रहे मजदूर की बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है, पर उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी श्रीवल्ली उसको एक बार भी नहीं देखती
और फिर आखिरकार पुष्पा अपने दोस्त केशव की मदद से शिवल्ली को पटा ही लेता है। और दूसरी तरफ शिवल्ली के पिता को और एक मजदूर को लालचंदन की गड्डी के साथ डीएसपी गोविंद पकड़ लेता है और पूछताछ के भी मजदूर गोविंद को बताता है कि करीब मंगल सिन्नू का 200 करोड़ का माल अभी यहाँ से बाहर जाने वाला है, लेकिन मंगल सिन्नू इसी बीच अपने माल को गोंडा रेड्डी के गोडाउन पर रखेगा। और फिर इसके बाद शिवल्ली के पिता अपने आप को पुलिस से बचाने के बदले पुलिस को गोंडा रेड्डी के गोडाउन का पता बता देता है। और फिर हमें अगले ही सीन में पता चलता है कि लालचंदन की स्मगलिंग का सिंडिकेट का हेड है मंगल सिन्नू और गोंडा रेड्डी जैसे कई गुंडे उसे अपना माल भी बेचते हैं। जिसके बाद मंगल सिन्नू 15 चेक पोस्ट से अपने इस माल को पार करवाने के बाद चेन्नई में मुरुगन नाम के एक आदमी को अपने इस माल को बेचता है। मंगल सिन्नू अपना पूरा माल गोंडा रेड्डी को सौंपकर वहाँ से चला जाता है और गोंडा अपने पूरे इस माल की जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। लेकिन माल को गोडाउन से निकालने से पहले ही पुलिस अपने स्टेशन से वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। और फिर पुष्पा को लगता है कि पुलिस के आने से पहले वह इतने सारे माल को वहाँ से नहीं निकाल सकता और फिर वह अपना सारा माल नदी में बहा देता है। इसके बाद पर पुलिस को वहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि नदी में बही हुई सारी लकड़ियाँ डैम पर आकर रुक जाती है, क्योंकि पुष्पा अपने दोस्त को उस डैम को बंद करने के लिए कह चुका था। और फिर अगले सीन में जब मंगल सिन्नू को ये बात पता चलती है कि पुष्पा ने पूरे 200 करोड़ का माल बचा लिया है, वो भी पुलिस को टिप मिलने के बावजूद, और फिर वह इसी खुशी में सभी को एक पार्टी देता है जहाँ पर इस स्मगलिंग सिंडिकेट के सभी व्यापारी, पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि पुलिस भी आती है। वहीं पर पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि मंगल सिन्नू 1 टन के माल के बदले मुरुगन से 2 करोड़ रुपए लेता है और गोंडा रेड्डी और बाकी सब लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपए ही देता है। इस बात को पुष्पा गोंडा रेड्डी को बताता है और मंगल सिन्नू से अपने माल की कीमत को बढ़ाने के लिए कहता है। गोंडा रेड्डी जानता है कि मंगल सिन्नू से अपने माल की कीमत को बढ़ाने के लिए मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। और फिर गोंडा रेड्डी पुष्पा से ही अपने माल की कीमत को बढ़ाने के लिए मंगल सिन्नू को कहने के लिए कहता है। और फिर पुष्पा कहता है कि अगर मंगल सिन्नू मान गया तो अब से वह माल का 50% हिस्सा पुष्पा को भी देगा। और इसी पार्टी में केशव श्रीवल्ली के पिता से पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी की बात भी करता है और बताता है कि पुष्पा मुलेटी वेंकटरमन का बेटा है। इसके बाद पुष्पा और उसकी माँ श्रीवल्ली के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो पुष्पा के रिश्ते की बात करते हैं और वहीं पर पुष्पा का सौतेला भाई भी आ जाता है और पुष्पा को एक नाजायज औलाद बताता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो पुष्पा की माँ की बेइज्जती भी करता है। इसके बाद पुष्पा अपने सौतेले भाई को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और इसी बीच पुष्पा की माँ को भी थोड़ी चोट लग जाती है और पुष्पा के नाजायज होने की बात को सुनकर श्रीवल्ली भी थोड़ी भावुक हो जाती है। और फिर अगले सीन में पुष्पा डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पिता को लेकर अपना और तैन नहीं करेगा और वो किसी के भी सामने नहीं झुकेगा, चाहे वो गोंडा रेड्डी हो या फिर मंगल सिन्नू। और फिर अगली सुबह पुष्पा लालचंदन की लकड़ी का दाम बढ़वाने के लिए मंगल सिन्नू के पास जाता है और वो 25 की जगह 50 लाख की मांग करता है और कहता है कि अगर वह नहीं मानेगा तो वह सीधा चेन्नई में सीधा मुरुगन को बेचेगा। इस पर मंगल सिन्नू उसे मना कर देता है और फिर पुष्पा मंगल सिन्नू के फोन से मुरुगन को कॉल लगाता है और उससे बात करता है और उसे सीधा माल बेचने के लिए कहता है। और फिर सिन्नू के आदमी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें धो डालता है। और फिर अगले ही सीन में पुष्पा लालचंदन की लकड़ियों को लेकर सीधा मुरुगन के पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ से वो गोंडा रेड्डी को कॉल करता है और कहता है कि वह 1 टन के माल के बदले 1.5 करोड़ की डील कर रहा है और उन्हें याद भी दिलाता है अपनी 50% की हिस्सेदारी के बारे में। और फिर गोंडा रेड्डी भी इस बात के लिए मान जाता है। इसी बीच जोली रेड्डी को श्रीवल्ली के पिता के पुलिस से मिलने की खबर मिल जाती है और वह उसे छोड़ने के बदले उससे कहता है कि उसे एक रात के लिए अपनी बेटी को इसके पास भेजना होगा। उसके बाद श्रीवल्ली सीधा तैयार होकर पुष्पा के पास जाती है और उसे पता होता है कि जोली पुष्पा का बॉस है और वह कुछ भी नहीं करेगा, पर श्रीवल्ली उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और वह नहीं चाहती कि पुष्पा के अलावा उसे और कोई भी हाथ लगाए। इसके बाद पुष्पा जोली के पास जाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर जब जोली को मारने की बात पुष्पा केशव को बता रहा होता है तो यह बात गोंडा रेड्डी भी सुन लेता है। इसके बाद गोंडा रेड्डी अपने भाई का बदला लेने के लिए पुष्पा को एक डील के बहाने से मारने के लिए ले जाता है, पर जैसे गोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने वाला होता है वहीं पर सीनू का साला भी आ जाता है और गोंडा रेड्डी को मार डालता है। और सीनू का साला गोंडा रेड्डी के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई होती है और सीनू का साला जब जग्गा रेड्डी को मारने वाला होता है तभी पुष्पा वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और सीनू के साले को मार देता है। और मंगल सिन्नू से बोलता है कि भले ही जग्गा उसे यहाँ पर मारने के लिए लाया था पर वह अभी भी उसका पार्टनर है और अगर कोई भी बार वाला उस पर हमला करेगा तो वह उसे जरूर बचाएगा। गोंडा रेड्डी के मरने के बाद पूरे सिंडिकेट में हलचल मच जाती है। इसके बाद मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर पुष्पा सभी को बताता है कि सिन्नू 2 करोड़ के माल के बदले सिर्फ 25 लाख रुपए देता है और अगर सभी व्यापारी एक साथ हो जाए तो पुलिस को रिश्वत भी कम देनी पड़ेगी और प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा, जिस पर सभी व्यापारी पुष्पा का समर्थन करते हैं। और फिर इसके बाद मिनिस्टर पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है और पुष्पा बन जाता है पुष्पा भाऊ। पुष्पा के ऊपर जब मिनिस्टर का हाथ होता है तो सिन्नू भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ जोली रेड्डी व्हील चेयर पर पड़ा पुष्पा से बदला लेने के बारे में सोच ही रहा होता है।
सब कुछ सही चल रहा होता है और पुष्पा को शहर में कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं होता। और फिर अगले ही सीन में एंट्री होती है आईपीएस भगत सिंह शेखावत की। और आईपीएस भगत सिंह शेखावत एक ऐसा ऑफिसर है जिसे अपना सम्मान बहुत ही पसंद है और वह अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। और भगत सिंह आते ही लालचंदन को काट रहे 2 मजदूर को सीधा गोली मार देता है और प्रेस में कहता है कि वो दोनों वहाँ से भाग गए। इसके बाद पुष्पा भाऊ भगत सिंह से मिलने के लिए जाता है अपनी शादी का कार्ड लेकर और एक बैग को पूरा ही पैसों से भरकर। लेकिन भगत सिंह सभी के सामने पुष्पा की बेइज्जती करता है और कहता है कि वह नाजायज है और जो शर्ट उसने पहना है वह ब्रांडेड है और जो शर्ट पुष्पा ने पहना है उस पर कोई भी ब्रांड नहीं है। और पुष्पा को कहता है कि वह आज से उसको सर कहकर बुलाए। पुष्पा इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहता और उसे सर बुलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और जब भी वह उससे मिलता है तो उसे पूरी इज्जत देता है और उसे सर कहकर बुलाता है। यह सब कुछ देखकर सभी लोग चौंक भी जाते हैं। और फिर बाद में पुष्पा भगत सिंह से अच्छी दोस्ती भी कर लेता है और शादी के दिन उसे दारू पीने के लिए भी बुलाता है और उसे याद भी दिलाता है कि भगत सिंह ने कैसे उसकी बेइज्जती की। इसके बाद भगत सिंह पुष्पा को यह सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद पुष्पा कहता है कि सिर्फ मैंने तुझे मेरी माँ के कहने पर ही उस दिन छोड़ा था। और फिर पुष्पा भगत सिंह को वर्दी उतारने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मेरा ब्रांड मेरी रगों में बह रहा है और अगर भगत सिंह बिना वर्दी के कहीं पर जाएगा तो लोग उसे पहचानेंगे भी नहीं। और अब वह भी अपने कपड़े उतार देता है और फिर से कहता है कि उसका ब्रांड उसकी रगों में बह रहा है। और वो कहता है कि वो कहीं पर भी जाएगा तो लोग उसे पुष्पा भाऊ ही कहकर बुलाएंगे क्योंकि उसने एक मजदूर से लेकर एक सिंडिकेट बनने तक का सफर तय किया है। और फिर वह यहाँ से सीधा अपने शादी के मंडप में पहुंच जाता है और फिर शिवल्ली उससे पूछती है कि क्या हुआ है और वह बताता है कि किसी ने उसे पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझने की गलती की थी, जिस पर पुष्पा उसे बता कर आया कि वह फ्लावर नहीं फायर है। फिर शिवल्ली पूछती है कि सब खत्म तो हो गया ना, लेकिन पुष्पा कहता है कि किस्सा भी तो शुरू ही हुआ है। तब नहीं, फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पर फिल्म की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि पुष्पा का पार्ट 2 भी आना बाकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट की कहानी को सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट की कहानी आप तक जरूर पहुंचे।